आप सभी प्यारे भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समषटभुज के क्षेत्रफल के बारे में। हमने क्षेत्रफल का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आपको अवेलेबल हो चुका है। अगर आपको वो वीडियो अवेलेबल नहीं हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे समषटभुज का क्षेत्रफल और समषटभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम समषटभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम बात करते हैं समषटभुज क्या होता है। तो एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 6 भुजाएं हों, जो 6 ओर से घिरी हो और सभी भुजाएं कैसी हों, समान हों, समषटभुज कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एक आकृति बना लेते हैं समषटभुज की। तो ये रही समषटभुज की आकृति। तो देखिए, इसकी आकृति, इस आकृति का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका एक केंद्र होगा। केंद्र कहाँ पर होगा? इसके विकर्ण जहाँ पर आपस में काटेंगे वो बिंदु कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? इसका केंद्र कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने इसके सब जो कॉर्नर थे, अपोजिट कॉर्नर थे, उनको हमने मिला दिया यानी विकर्ण खींच दिए, तो हमें क्या मिला? हमें ये त्रिभुज मिल रहा है। ये देखिए, ये एक त्रिभुज मिल रहा है और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज अभी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं हमें। और हमने आपको क्या बताया कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, सभी साइड्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। जब सभी साइड्स इसकी बराबर हैं तो ये वाली साइड, ये सभी साइड बराबर हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? ठीक। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, तो नोट करके लिख लीजिएगा मेरे भाइयों। क्या लिख लेंगे आप नोट करके? हमसे पूछ ले कि समषटभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो याद रखिएगा n-3/2 ये विकर्णों की संख्या होती है किसी भी बहुभुज के अंदर। ठीक, हमने कितना है, इसमें 6 हैं भुजाएं, तो इसमें n की जगह 6 रख दीजिए और यहाँ क्या करेंगे, 6 - 3 और बटे में कितना करेंगे, 2 करेंगे मेरे भाइयों। कितना करेंगे? 2 करेंगे। और यहाँ देखिए 6 ये, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना, 3 बटे कितना, 2, 2 से इसे काट दीजिए तो कितना हो गया, 3 तियां 9 इसके कुल विकर्ण मिलेंगे हमें। ठीक, हमने सभी विकर्ण नहीं खींच कर दिखाए हैं। जब षटभुज को ही हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसकी हर एक चीज़ दिखाएंगे कि इसका मस्तिष्क कहाँ है, इसका हृदय कहाँ है, इसके फेफड़े कहाँ हैं। तब हम इसका ऑपरेशन पूरी तरीके से करेंगे। हम अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। एक और नोट करके लिखिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हमसे जब पूछ ले तो हम कितना बताएंगे। तो देखिए, किसी भी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल जो बताता है वो बताएगा 2n-2 × 90। ये जो बताएगा, इससे हमें पता चलेगा किसी भी n भुजाओं वाली आकृति के प्रति सभी अंतःकोणों का योगफल। अंतःकोणों का मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब कोण। ठीक, तो इसमें 6 भुजाएं हैं, तो ये देखते हैं इसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। तो 2n की जगह 6 रखेंगे, 6 में से 2 माइनस कर देंगे, गुणा 90। यहाँ बचेंगे 4, यहाँ कितने बचेंगे, 4। ठीक, 2 × 4 × 9 यानी 90। इन सब की गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 नेम 72 यानी 720 हो जाएगा। अब प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे तो इसे 6 से भाग लगा दीजिएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 120। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो अब हम देखते हैं क्या है कि इसमें 6 त्रिभुज मिल रहे हैं और प्रत्येक त्रिभुज इसमें कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। पीछे हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का डिस्कस कर चुके हैं। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा मेरे भाइयों? तो देखिए कितना बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3 गुणा भुजा का स्क्वायर बटे 4। ये कल हम लोगों ने इसको प्रूफ किया था। ठीक है,
अब इसमें देखिए कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 तियां और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3√3 a² बटे 4, ये हो जाएगा समषटभुज का क्षेत्रफल। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्त ही क्या चीज़ होती है। ये देखिए यहाँ सामने ये हमने एक चित्र बनाया, ठीक, ये वृत्त कहलाता है। अब हम डेफिनेशन अगर इसकी पूछे कोई, इसका जो परिभाषा बनेगी तो क्या बनेगा, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी दूरी एक नियत बिंदु से या फिर एक स्थिर बिंदु से सदैव फिक्स रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो फिक्स बिंदु है वो O है, जिसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, और ये एक बिंदु है जो गति कर रहा है, ये जो पथ बना हुआ है इस पर, और इस गतिशील पथ को हम क्या कहेंगे, इस सर्किल का या फिर इस वृत्त की परिधि या फिर परिमाप कहेंगे। इतनी बात क्लियर। तो जो स्थिर बिंदु है इसको क्या कहेंगे, हम वृत्त का केंद्र कहेंगे। क्या हम कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और ये क्या है, गतिशील बिंदु है। क्या है, गतिशील बिंदु है जो मूव कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, रेखाखंड क्या कहलाता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है मेरे भाइयों त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक। इतनी बात समझ गए। केंद्र से परिधि को जो रेखाखंड मिलाता है वो कहलाता है त्रिज्या कहलाता है। इतनी बात समझ गए, ठीक। अब देखते हैं, ये है यहाँ पर एक बिंदु और एक दूसरा बिंदु है। हमने क्या किया, ए और बी को मिला दिया। जैसे ही हमने ए और बी को आपस में मिलाया तो हमने देखा कि वृत्त 2 भागों में बट गया, एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। तो कोई एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 भागों में बांट दे, 2 भागों में बांट दे, वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है मेरे भाइयों। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करें। तो जीवा क्या कहलाती है, वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा या रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक और हम यहाँ पर वृत्त बनाते हैं। ये रहा इसका केंद्र। अब हम एक ऐसा जीवा खींचेंगे जो इसके केंद्र से होकर जाएगी। तो याद रखिएगा मेरे भाइयों कि किसी भी वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाए वो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। और इसी का नाम होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, व्यास। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, याद रखिएगा। अब देखिए केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा हमने त्रिज्या पढ़ी थी, उसी तरीके से यहाँ भी इधर भी r मिल रहा है तो r2 हो गया। इसका मतलब जो व्यास है वो कितना है, त्रिज्या का 2 गुना है। किसका, त्रिज्या का 2 गुना है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। जो हमारा व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना है। यहाँ तक क्लियर। अब यहीं तक बस इतना ही समझना है, क्योंकि ये जो वृत्त है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत विकराल रूप रखता है। हम केवल इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको ही पढ़ेंगे तभी हमें पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि इसको ही पढ़ने में कम से कम 2 से 3 घंटे क्लास अगर चलेगी तभी हम इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बस इतना समझाना चाह रहे थे कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इतनी बात क्लियर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा πr²। मतलब पाई में त्रिज्या के वर्ग का गुणा करा देंगे। अब आप कहेंगे ये जो पाई है जी याफत क्या है। देखिए भैया पाई एक नियतांक है, इसका मान होता है 22/7 या फिर इसी के मान को हम 3.14 भी कहते हैं।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, एक चीज़ आज आप नोट कर लीजिए, आपने बहुत मैथ सीखी होगी, हमें नहीं कहते मैथ नहीं सीखी। अब अगर आपने मैथ सीखी है तो जल्दी से पाई का मान बता दीजिए। ठीक, तो आज हम आपको पाई का जो मान बताने जा रहे हैं वो आपको चौंकाएगा जरूर। ठीक, पाई की वैल्यू देखिए 2 रहती हैं। पाई की वैल्यू 2 रूपों में रहती है। एक रूप में रहती है रेडियन में मेरे भाइयों, किसमें, रेडियन में, और एक रहती है अंश के रूप में मेरे भाइयों, किसके रूप में, अंश के रूप में। अगर रेडियन के रूप में पूछी जाए तो क्या बताएंगे, 22/7 बताएंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखी है। अगर अंश के रूप में पाई की वैल्यू पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप, 180 बताएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब त्रिकोणमिति में या बिना त्रिकोणमिति जब हम अंश को किस में बदलते हैं, रेडियन में बदलते हैं, रेडियन में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाई/180 से गुणा करते हैं। ठीक है, एक पाई/180 से गुणा करते हैं। ठीक, इसीलिए हम करते हैं पाई/180 से, क्योंकि पाई की वैल्यू जो रेडियन में रहती है वो 180 वो सॉरी 22/7 रहती है, और अंश की अगर बात करें तो वो रहती है 180 रहती है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अभी हमने देखा ये जो है एक वृत्त है। अब वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, ये क्वेश्चन हमसे अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्षेत्रफल हमें निकालना हुआ, क्षेत्रफल हमें निकालना हुआ तो क्या हुआ, हमने क्या किया, पाई का मान 180। ठीक, त्रिज्या के वर्ग में इसके केंद्र पर जितना भी कोण बना था, त्रिज्या के वर्ग में इसके केंद्र पर जितना कोण बना उसके आधे से ही तो गुणा की। देखिए भैया 180 अंश यहाँ बनता है, 180 को क्या हम 2 पाई नहीं कह सकते। जब हम पाई को 180 कह रहे हैं तो हम एक 360 को 2 पाई कह सकते हैं। तो यहाँ क्या किया, केंद्र पर जितना कोण बना उसके आधे से त्रिज्या के वर्ग में गुणा कर दी, तो हमें क्षेत्रफल मिल गया। मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हमसे कोई अर्धवृत्त का पूछे, किसका पूछे, अर्धवृत्त का, तो अर्धवृत्त में देखिए यहाँ कितना कोण बनेगा, पूरा कोण तो 360 था, आधा कोण कितना है 180। 180 का मतलब पाई, पाई बन रहा है। अब अर्धवृत्त का आपसे पूछेगा जब कोई क्षेत्रफल, तो आप क्या बताएंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप बताएंगे पाई का आधा, यहाँ जो कोण बनता है इसका आधा बटे 2, और त्रिज्या का हमेशा वर्ग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, इसी तरह से आपसे क्या पूछे, इस पार्ट का पूछे, इस पार्ट को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ हम बनाते हैं, ये रहा त्रिभुज, ये रहा इसका ये रहा वृत्त, और ये है इसका केंद्र, और ये हमने पार्ट यहाँ से निकाल दिया, ये कहलाएगा त्रिज्य खंड। त्रिज्याओं द्वारा जो टुकड़ा काटा जाता है उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो ये है हमारा त्रिज्य खंड। अब इस त्रिज्य खंड का हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए त्रिज्य खंड का अगर हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ का कोण पता होगा। क्या पता होगा, कोण पता होगा। ठीक है, तो इस कोण के आधे को क्या कर दोगे, r² से गुणा कर दोगे। ठीक है, अगर यहाँ कोण कितना है, थीटा बनता है। ठीक है, कितना बनता है, थीटा बनता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसी में मतलब थीटा का आधा कर देंगे और क्या कर देंगे, r² कर देंगे। ठीक है, r² कर देंगे, आपका क्षेत्रफल तुरंत आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। अब आपको हम एक एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर देते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो इसलिए। मान लिया यहाँ पर 60 अंश का कोण बना, ठीक, और हमें क्षेत्रफल इसका पार्ट का निकालना है। ठीक, तो हमने बताया आपको आधा कर दीजिए, तो आपने जैसे ही इस कोण का आधा किया तो आपको 30 अंश मिल गया। आप इसमें त्रिज्या से गुणा करा देंगे, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 7 है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, 7 7 49 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, लेकिन ये कोण किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो जो 30 अंश हैं उसको रेडियन में आप चेंज कर लीजिए। ठीक, तो रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, देखिए जब रेडियन में चेंज करने की बात आए तो पाई बटे 180 से गुणा करा दीजिएगा, आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पाई/7
6 आ जाएगा। अब π/6 से इसमें आप मल्टीप्लाई सीधा कर दीजिए, 49 देखिए आ गया। अब आपसे कितने भी अंश का यहाँ पर से पूछ लिया जाएगा आप निकाल लेंगे, आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि वो फार्मूला ही कहाँ से बन के आया। तो ये तो बात हो गई सब क्षेत्रफल की, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हम समझते हैं। अब हम देखिए एक चीज़, इसकी परिधि भी आप डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल के समय तो देखिए परिधि के बारे में अगर हम बात करें, परिधि या परिमाप भी बोलेंगे, ठीक है इसी को, तो परिधि बराबर कितना होगा 2πr होता है। कितना होता है 2πr होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हम अगर इस पाई को आगे लिख लें, इस 2r को यहाँ लिख दें तो कोई गलती कर दी? कुछ नहीं गलती, गुणा में इधर उधर कर सकते हैं। 2r का मतलब क्या होता है, व्यास होता है कि नहीं होता? देखिए 2r का मतलब व्यास। तो अगर हम क्या कहें इसमें पाई गुणा व्यास बोल दें तो कोई गलत बात? कोई गलत बात? तो परिधि का मतलब क्या है, पाई गुणा व्यास है। कितना है, पाई गुणा व्यास है। पाई का मतलब फिर वही हमने बताया कि जितना कोण इसके केंद्र पर बना है उसका आधा कोण से व्यास में गुणा करा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगी। अब इसी तरीके से हमसे किसी ने अर्धवृत्त की परिधि पूछ ली, अब हम ढूंढेंगे फार्मूला, बताओ भाई, ठीक है। अब हम पूछेंगे, अब हम ढूंढेंगे फार्मूला, बताइए, ठीक। तो कैसे क्या करोगे, फार्मूला नहीं, हमें याद रटना नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर कोण कितना बनेगा, कितना बनेगा 180 बनेगा, ठीक। और 180 का मतलब कितना होता है, पाई, ठीक है। तो पाई का आधा कर देंगे π/2 और इसका जो भी व्यास होगा वो उस व्यास से गुणा करा देंगे। तो ये अर्धवृत्त की परिधि आ गई। इसी तरीके से कितने भी अंश का, मान लो यहाँ पर 60 अंश का पूछ लिया, तो 60 अंश का मतलब आधा कितना हुआ, 30 अंश, और 30 अंश को अभी हमने देखिए निकाला था π/6 होता है, तो इसको आप कर दीजिए π/6 इंटू व्यास, ठीक। आपका 60 अंश का जो आपका वृत्तखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, इसकी ये परिधि आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने वृत्त का क्षेत्रफल, समषट्भुज का क्षेत्रफल, ये दोनों कवर कर लिए हैं। कुल मिलाकर हमने दोनों पार्ट में क्षेत्रफल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। ये था हमारा क्षेत्रफल का टॉपिक। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।